हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित प्रकाश के इस सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 74 से लेकर 79 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जब हम किसी सूचना या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसे नोट करते हैं तो ये डेटा कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। जैसे मान लो, यदि आप अपने कक्षा के सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछते हैं तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। अगर आप एक एक करके सारे बच्चों से पूछें कि उनका मनपसंद रंग कौन सा है, आप उनके नाम लिखें, उनके सामने उनके पसंद का रंग लिखें। इस तरह से एक सूची आप तैयार कर लेंगे। यह सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है, डेटा का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वज़न मापेंगे, कौन कितना वेट का है, किसका कितना वेट है, तो आपको भार के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा जो पुनः आंकड़े ही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तथ्यों, संख्याओं, मापनों, परीक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े या डेटा कहलाते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं, यानी कि अभी हम जिस एज में हैं, जिस ज़माने में हैं, यहाँ पे एक तरह से कहें कि सूचनाओं का भंडार है। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने में किया जाता है, उनकी व्याख्या करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट होगा आंकड़ों का संग्रहण और संगठन, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। यहाँ पे नव्या और नरेश हैं जो दोनों अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नव्या कहती है, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, जबकि नरेश कहता है, मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। तो यहाँ नव्या को क्रिकेट पसंद है, तो वहीं नरेश को जो है हॉकी खेलना पसंद है। नव्या कहती है, मैं सोचती हूँ कि हमारे कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। वहीं नरेश का मानना है कि मैं निश्चित नहीं हूँ, हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि हर एक बच्चे से पूछा जाए कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए? क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कि उन्हें जो है एक एक विद्यार्थी के पास जाकर उनसे जो है पसंदीदा खेल के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। तो आगे यहाँ पे है, नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की, एक लिस्ट बना लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नव्या जो है एक सूची दर्शा रही है जिसमें बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हैं और उनको कौन सा खेल पसंद है वो भी लिखा है। जैसे मेहनूर को कबड्डी पसंद है, वहीं जुबी मोन को जो है हॉकी पसंद है, सिमरन को कबड्डी और नंद को पिट्टू पसंद है। और इस तरह से और भी अन्य बच्चों के जो पसंदीदा खेल है यहाँ पे सूची में, लिस्ट में दी गई है। तो नव्या जो है प्रसन्नतापूर्वक कहती है कि मैंने आंकड़े यानी जो डेटा है कलेक्ट कर लिया है, संग्रहित कर लिए हैं। अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। तो अभी भी इस लिस्ट में से बताना आसान नहीं है। कुछ अन्य बच्चे सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं
उन्होंने कहा, हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं। इस सूची से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और आगे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए पता लगाएं। लेट्स फिगर इट आउट। नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम सारे खेलों का नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा खेल है। यहाँ पे जैसे कबड्डी है, इस तरह से हमने यहाँ पे सारे जो खेल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कबड्डी है, हॉकी है, पिट्टू है, फिर क्रिकेट है, बैडमिंटन है और फुटबॉल है। तो इन सारे को यहाँ पे हमने लिख लिया और अब हम काउंट कर लेते हैं कि कबड्डी जो है कितने बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 बच्चों को जो है कबड्डी पसंद है। तो यहाँ पे हम कबड्डी के सामने 6 लिख लेते हैं। उसके बाद हॉकी को काउंट करते हैं, हॉकी कितने बच्चों की पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर हॉकी जो है 8 बच्चों को पसंद है। पिट्टू को देखते हैं, 1 2 3 4 5, पिट्टू जो है 5 बच्चों को पसंद है, 5 लिख देते हैं। क्रिकेट में आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच्चों को जो है क्रिकेट पसंद है। उसके बाद बैडमिंटन को आप काउंट कीजिए, बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है। 1 2, कुल मिलाकर 2 ही बच्चों को बैडमिंटन पसंद है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3, यहाँ पे एक है 4, कुल मिलाकर 4 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो इस तरह से हमने सारे खेलों के नाम लिखे और कितने बच्चों को कौन सा खेल कितना पसंद है और फिर ये सारे खेल कितने बच्चों को पसंद है, एक एक करके हमने यहाँ पे सूची से, तालिका से काउंट करके नोट कर लिया है। इससे बाकी के प्रश्नों का उत्तर देने में भी आसानी होगा। तो पहले का उत्तर हमने देख लिया कि सबसे पहले हम एक तरफ क्या लिख करते हैं, एक तरफ खेलों के नाम और दूसरे कॉलम में जो है कुल संख्या लिखते हैं पसंद करने वालों की, है ना, पसंद करने वालों की। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया था पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। इस तरह से 2 कॉलम बना के हमने बना लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो फिर से हम वापस उस तालिका की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि सबसे अधिक बच्चे कौन सा खेल पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हॉकी में जो है बच्चों की संख्या सबसे अधिक 8 है। तो यहाँ पे वो सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। तो यहाँ हम हॉकी लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्वयं अपने कक्षा में सभी विद्यार्थियों का नाम लिखिए और उनसे पूछिए कि उनको कौन सा खेल अधिक पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, उनके सम्मुख सही का निशान लगाइए तथा जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा, उनके सम्मुख एक क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ हमें बताना है कि इनमें से किस एक्टिविटी को करने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना होगा और किसके लिए डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? तो इसके लिए तो सबसे जा कर के पूछना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें सबके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो एक ही उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है? तो इसे जानने के लिए भी किन किन कारणों से हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इसके लिए भी हमें जो है डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे सही का निशान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है, ये तो एक प्रश्न है, इसका उत्तर आसानी से पता किया जा सकता है। इसके लिए हमें कोई सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा क्रॉस। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क्स के बारे में समझेंगे कि जब हम आंकड़ों को संग्रहित करके उसकी एक सारणी बनाते हैं तो उसमें हम मिलान चिन्ह का किस प्रकार उपयोग करते हैं, इसे कैसे समझा जाता है, बनाया जाता है। श्री नीलेश एक अध्यापक हैं, उन्होंने नव वर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क लगाया और जब गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती एक रेखा खींचकर इसे इस रूप में अंकित किया। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए देखिए, अगर 1 होता है तो 1 लाइन बनाते हैं, 2 लिखना होता है तो 2 इस प्रकार से, 3 लिखना होता है तो 3 लाइन, 4 लिखना होता है तो 4 लाइन, और जब 5 लिखना होता है तो यहाँ से इसको इस तरह से काट देते हैं। ये हो गया हमारा 5। इसी तरह से 6 लिखना होगा तो 6, 5 में 1 बढ़ा देंगे 6, 5 में 2 बढ़ा देंगे 7, 5 में 3 बढ़ा देंगे 8, 5 में 4 बढ़ा देंगे 9, और जब 10 लिखना होगा तो फिर से इसको हम इस तरह से काट देंगे, तो ये 5 5 10 हो जाएगा। इस प्रकार हम मिलान चिन्ह बनाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मिठाई के नाम जो है लिखे गए हैं, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ला। मिलान चिन्ह जलेबी का देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 और 1 कितना है, 6 है, तो विद्यार्थियों की संख्या 6 हो गई। यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 5 4 कितना हो गया, 9, विद्यार्थियों की संख्या 9 हो गई। बाकी के 3 आपको बताने हैं यहाँ पे, तो आसानी से आप जान चुके हैं कि ये जो है 5 को दर्शाता है, तो 5 5 10, और यहाँ पे 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएंगे, 13, यानी कि गुजिया पसंद करने वाले छात्रों की संख्या जो है, विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 13 है। इसी तरह से बर्फ़ी जो है केवल 3 विद्यार्थियों को पसंद है, और रसगुल्ला जो है 5 और 2 7 विद्यार्थियों की पसंद है। तो इस तरह से आपने तालिका को पूरा कर लिया। आगे है, आइए पता लगाएं, लेट्स फिगर इट आउट। मिठाइयों को सही संख्या में ख़रीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। तो हमने ऑलरेडी ये सारणी जो है पूरा कर लिया था। गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ला के छात्रों की जो है संख्या, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला पसंद करने वाले छात्रों की संख्या जो है हमने टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह की सहायता से निकाल लिया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया है? तो जलेबी का आप देख सकते हैं डेटा क्या है, 6 विद्यार्थियों को जो है जलेबी पसंद है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। दूसरा है बर्फ़ी, खाली जगह विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, तो बर्फ़ी कितने विद्यार्थियों द्वारा चुना गया है, 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दें, आपका उत्तर हो जाएगा। बर्फ़ी को 3 विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। आगे है, गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? तो गुजिया आप देख सकते हैं, गुजिया के लिए जो है 13 बच्चे हैं जिनको गुजिया पसंद है, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, रसगुल्ले को खाली स्थान विद्यार्थियों द्वारा चुना गया।
तो रसगुल्ला आप देख सकते हैं 7 विद्यार्थियों द्वारा चुना गया, तो यहाँ पे आप 7 लिख लें। और अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है? तो गुलाब जामुन आप जा कर के सारणी में चेक करें, गुलाब जामुन जो है कुल मिलाकर 9 विद्यार्थियों की पसंद है, तो यहाँ पे आप 9 भर लेंगे। काफ़ी आसान है ये सब समझना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 77 में 77 में। श्री नीलेश ने अपने एक कर्मचारी को सारणी में दिए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने का अनुरोध किया। तो ये सर ने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, उन्होंने एक अपने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि जाइए ये सारी मिठाइयाँ इतने इतने क्वांटिटी में ले आइए, इतने इतने मात्रा में ले आइए। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली। बिल्कुल। और आगे है, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह प्राप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा गया है कि जलेबी 6 पीस लाना है। अगर यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं कि किस किस बच्चे को जलेबी पसंद है, अगर उनका नाम भी होता तो बांटने में जो है आसानी हो जाती है ना। 6 वो बच्चों का अगर नाम लिखा होता तो आसानी से हम उसे जब वितरित करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस बच्चे को जलेबी देना है, इस बच्चे को गुलाब जामुन देना है, तो हम आसानी से दे पाते। तो आगे है, आंकड़ों को संगठित या ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाइयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। इनके साथ ही मिलान चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। संख्याएं 6, 9 चुनी गई मिठाइयों जलेबी गुलाब जामुन की क्रमशः बारंबारताएं या फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसे समझने के लिए आप इस तालिका को अच्छे से देखें। यहाँ पे मिठाई का नाम, यहाँ पे मिलान चिन्ह, और कितने बच्चों को ये जलेबी पसंद है? 6 बच्चों को। तो 6 जो है यहाँ पे बारंबारता को दिखाता है, फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, ठीक है। और इसी तरह से गुलाब जामुन कुल मिलाकर यहाँ पे टैली मार्क्स में लिखा है 5, 6, 9, और यहाँ पे जब अंक में आपने 9 लिख दिया तो ये जो 9 है यही बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज़ के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। पहला विद्यार्थी बोलता है कि मेरा जो शू है वो 4 नंबर का होता है, दूसरे ने 5 बताया, तीसरे ने 3 बताया। इस तरह से जो है यहाँ पे कुल मिलाकर 27 बच्चों ने जो है अपने जूतों का साइज़ यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है एक लाइन में, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 बच्चों ने जो है अपने जूतों के साइज़ यहाँ पे बताए हैं। तो उन्होंने बच्चों से जो है उनके जूतों के साइज़ को पूछने के बाद विद्यार्थियों के जूतों के साइज़ों को आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में जो है व्यवस्थित किया। 3 जो है जितनी बार भी है उन्होंने लिख लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 एक बार, 2 बार, और फिर यहाँ पे 3 बार। इस तरह से उन्होंने 3 बार जो है 3 लिख लिया। फिर उन्होंने 4 को काउंट किया कि 4 जो है कितनी बार है, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार उनको मिला। तो आप लिस्ट से मिला सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, और फिर यहाँ पे 9 बार। इस तरह से फिर 5 कितनी बार है, 7 कितनी बार है उन्होंने लिख दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। इससे क्या आसानी होगी? प्रश्न को आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न है, आइए पता लगाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। पहला, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज़ क्या है? तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जूतों का जो अधिकतम साइज़ है, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो डेटा है 7, यही सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस डेटा को जो है इन आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले होगा, और जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो सबसे अंत में होगा। तो यहाँ पे अधिकतम साइज़ क्या होगा? 7। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज़ क्या है? तो न्यूनतम साइज़ यहाँ पे क्या है? 3 है। आगे है,
खाली स्थान विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज़ का जूता पहनते हैं। तो 5 वाले कितने विद्यार्थी हैं आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल मिलाकर ऐसे 10 विद्यार्थी हैं जिनके जूतों की साइज़ जो है 5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज़ का जूता पहनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। उसके बाद है खाली जगह विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज़ का जूता पहनते हैं। 4 से बड़ा साइज़, उसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आ जाएगा। 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 जो है 10 बार था, तो ये 10 बार तो 5 हो गया 10, फिर 4 बार 6 है तो 10 और 4 कितना हो गया 14 और 1 बार 7 है। तो 15 विद्यार्थी हैं जिनके जूतों की साइज़ 4 से बड़ी है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 2 है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से आसानी ये हुई कि सबसे बड़ा साइज़ सबसे छोटा साइज़ आसानी से हम निकाल पाए। यहाँ पे इस डेटा को देख के सबसे बड़ा साइज़ कौन है, इसके लिए एक एक करके मैनुअली देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें जा कर के गलती का भी चांसेस है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जूतों की साइज़ों को गिनना आसान हो गया। तीसरा प्रश्न है, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हाँ, हम आंकड़ों को अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी बड़ा से छोटा के रूप में लिख सकते हैं, घटते क्रम में जिसे कहते हैं, या फिर इन्हें इस प्रकार यानी जूतों की साइज़ों की बारंबारताओं के पदों में भी व्यवस्थित किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पे जूतों के साइज़ हैं 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे मिलान चिन्ह हमने बना दिए। 3 साइज़ का जो है कुल मिलाकर 3 जूता था, तो मिलान चिन्ह में 3 ऐसा लाइन होगा और फिर बारंबारता उसकी 3। 4 जो साइज़ है उसके कुल मिलाकर 9 जूते हैं, तो 1 2 3 4 ये 5 और फिर 4 9, ये मिलान चिन्ह हो गया और उसकी बारंबारता 9 हो जाएगी। 5 साइज़ के कुल 10 जूते हैं, तो 5 और 5 10, यहाँ पे 10। 6 के 4 हैं, तो यहाँ पे 4 और 7 साइज़ का जो है एक ही जूता है। तो इस तरह से भी है, हम बारंबारता सारणी भी बना सकते हैं। और अब हम पेज नंबर 78 में आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। मान लिया जाए यहाँ पे 2 पेड़ों के नाम पहले से दिए गए हैं, पीपल नीम। यहाँ पे हम आम लिख लेते हैं और एक शीशम लिख देते हैं। मान लिया जाए कि आप अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। मान लिया जाता है कि पीपल का मुझे जो है 6 पेड़ दिखा और वहीं नीम का जो है हमें 8 पेड़ दिखा, आम का केवल 3 पेड़ दिखा और शीशम का मुझे जो है यहाँ पे लगभग में 12 पेड़ दिखा। तो ये डेटा जो है आपके अनुसार चेंज भी हो सकता है, आपकी स्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है। तो ये अंदाज से हमने कुछ डेटा यहाँ पे लिख लिया। अब इस डेटा के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। अलग अलग बच्चों के लिए ये डेटा, ये आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके घर से उनके विद्यालय में जाने में जो पेड़ों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। अब क्या है, कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला, तो इस डेटा को आप देखकर बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ मिला है। तो यहाँ पे होगा शीशम, क्योंकि इसकी संख्या 12 है जो अधिकतम है। तो यहाँ पे इसका उत्तर में हम शीशम लिखेंगे। कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, सबसे कम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। तो यहाँ पे आम का पेड़ देखिए 3 ही पीस है जो सबसे कम है, तो यहाँ पे हम आम लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान थीं। तो हमारी स्थिति में तो नहीं है, हो सकता है मान लिया जाए यहाँ पे पीपल 6 है और उसको आम का भी 6 ही पेड़ मिला हो, तो वो हाँ लिख सकता है। यहाँ पे हमारी स्थिति में नहीं है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कोरा कागज़ लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ एक छोटा समाचार चिपकाइए
प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज़ पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्याएं गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो इसके लिए आपको अंग्रेज़ी का कोई एक न्यूज़पेपर ले लेना होगा और उसमें कोई भी एक समाचार जो छोटा समाचार हो उसको काट लेना होगा या फाड़ लेना होगा वहाँ से, और उसको कहीं पे एक कागज़ पे चिपका लीजिए या आप सामने में ले करके उसको एक एक करके पढ़िए, एक एक वर्ड को। और उसमें आपको देखना है कि सी कितनी बार आ रहा है, ई कितनी बार आया, आई कितनी बार आया, आर कितनी बार आया और एक्स कितनी बार आया, है ना। इनकी संख्याएं गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे हम अंदाज से पहले सी है, मैंने मान लिया कि सी मुझे जो है पढ़ते हुए 10 बार मिला, ठीक है। ई जो है 15 बार मिला। इसी तरह से आई मुझे जो है 12 बार मिला, आर मुझे 11 बार मिला और एक्स जो है मुझे 2 बार मिला। मान लेते हैं यहाँ पे स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर, इसके अलावा भी आप सी, ई, आर, इसके अलावा जैसे कि सी, ई, आई, आर, एक्स के अलावा मान लिया यहाँ पे आप डी और एफ़ को देखना चाहते हैं कि कितनी बार है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो कितनी बार आया। आगे बढ़ते हैं। हमने तालिका जो है पढ़ने के बाद, समाचार पढ़ने के बाद इन अक्षरों को गिनने के बाद यहाँ पे तालिका जो है हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने समाचार पत्र से कोई एक छोटा सा न्यूज़ लेकर उसे पढ़ा और उनके सारे शब्दों में इन सारे अक्षरों की गिनती कितनी बार होती है कुल मिलाकर, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। यहाँ पे है कि सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर है, तो सबसे अधिक बार इस तालिका के अनुसार ई है, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे क्योंकि ये सबसे अधिक 15 बार है। सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, एक्स केवल 2 ही बार है, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। आगे कुछ और प्रश्न हैं। इन पांचों अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। तो यहाँ पे हम एक आरोही क्रम बना लेते हैं। आरोही क्रम जो सबसे कम बार होगा वो पहले लिखाएगा, तो सबसे कम बार क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स को पहले लिखेंगे। उसके बाद है 10 जो सबसे कम है, तो सी लिखेंगे। उसके बाद है हमारा 11 जो आर को दर्शाता है। उसके बाद है 12 आई को दर्शाता है और उसके बाद है 15 जो ई को दर्शाता है। इस तरह से हमने इसे आरोही क्रम में सजा लिया। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के अब जो है आपको अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों की तुलना करनी है। बाकी लोगों के जो लिस्ट हैं उसमें कौन सा अक्षर जो है पहले लिखा गया है, कौन सा बाद में लिखा गया है, यानी कि कौन सबसे कम आया है, कौन सबसे अधिक बार आया है, ये आपको मिलाना है। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है? ये हो भी सकता है लगभग समान, 1-2 इधर उधर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबके जो लेख हैं वो अलग अलग हैं। लगभग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा क्रम सी, ई, आई, आर और एक्स प्राप्त होने की संभावना है। आपके विचार से ऐसा क्यों है? यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस ये रहेगा कि जो वॉवेल लेटर्स हैं जैसे ई, आई, इनकी संख्या हो सकता है कि ज़्यादा रहे लेख में, क्योंकि वॉवेल जो लेटर्स हैं उनका कॉन्सोनेंट लेटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 79 में है 5 का ही डी नंबर क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है, यानी कि आपने जो है कैसे काउंट किया और उनकी संख्या किस तरह से जो है आपने निकाला। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे एक छोटा सा समाचार लेख चुनकर गिनती किया कि लेख में अक्षर सी, ई, आई, आर और एक्स कितनी बार आए और उनकी बारंबारता को तालिका में दर्ज किया। ई नंबर में है अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न के जवाब में हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोस्तों के साथ चर्चा।
कुछ मित्रों ने लेख में से मैनुअली एक एक अक्षरों को गिनकर लिखा, जबकि कुछ ने अक्षरों को हाईलाइट या अंडरलाइन करके अधिक व्यवस्थित तरीके का इस्तेमाल किया गिनने के लिए। और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, यदि आप यही कार्य एक समाचार के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे? तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं कि मैं पहले प्रत्येक अक्षर को जो है रेखांकित करूँगा ताकि कोई अक्षर छूट ना जाए। गिनने के बाद दोबारा टैली करूँगा। दोबारा टैली करने से जो मिस्टेक्स हो सकते हैं वो एक बार वेरीफाई हो जाते हैं। हमें हमेशा जो है किसी चीज़ को बनाने के बाद अगर समय है तो ज़रूर से उसे रिवाइज़ करें, चेक करें दोबारा, सो दैट कि अगर कोई माइनर मिस्टेक हुआ हो तो उसे हम ठीक कर लें समय रहते हुए। तो इस तरह से बच्चों आज के इस सेशन में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर से इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।